बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में जरा डिस्कस करेंगे कि मफाहमत की सियासत, क्या वो ब्रिज जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब बन सकते हैं। रीज़न कि इमरान खान साहब ने एक तरफ एजिटेशन के लिए सुहेल अफरीदी साहब 8 फरवरी एक टारगेट है, और दूसरी तरफ मफाहमत की बात की जाती है, जिसकी कुछ मिसालें मुझे इस तरह मिलती हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब लाहौर में जाते हैं, स्टेटमेंट सख्त देते हैं, लेकिन कोई चौक चौराहा बंद नहीं होता, कोई पब्लिकली खड़े होकर इस तरह का कोई इवेंट नहीं होता पॉलिटिकल के जहाँ से आप कहें कि कोई जी वहाँ पर नक्शे अमन या वहाँ पर कोई एजिटेशन की मिसाल हो। ऐसा कुछ नहीं होता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। जब वो सिंध जाते हैं, कराची जाते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर उनकी जानिब से ऐसा कुछ नहीं आता, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक मामला चल रहे हैं। और फिर JUI से खबर आती है, कामरान मुर्तज़ा साहब की खबर आती है कि जनाब उनके नोटिफिकेशन में भी नवाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया है। क्या एक तरफ एजुटेशन की जानिब, मज़ामत की जानिब सुहेल अफरीदी साहब लेड एक ग्रुप या जो यूथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है वो है, और दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब लेड एक इस तरह की अपोजिशन है कि जो कहीं पर कोई दरमियानी रास्ता इमरान खान साहब PTI या अपोजिशन के लिए निकाल सके। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के शो में। और नंबर 2, फार्मर की सिचुएशन जो है ना, हमारे किसान की पाकिस्तान के की वो अभी रिसेंटली सब्जियां हो जाएं, अभी फल हो जाएं, किनू हो जाए स्पेशली, उससे पहले फिश मार्केट हो जाए, उससे पहले वीट का तो खैर पूरे पाकिस्तान में शोर मचा ही रहा, गंदम का। उस पर भी आज के शो में बात करेंगे कि वहाँ से भी कोई रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आ रही हूँ। एक इज़ रिस्पॉन्सिबल, हम हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन फैक्टर्स क्या क्या हैं कि जिसके ऊपर आपको, मुझे और गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, पहले सेगमेंट कर रहे हैं इसार राना साहब, तज्जियाकार हैं, और हमारे भाई मुजम्मिल शाह साहब सीनियर रैंक पर्सन एनालिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसार साहब से आगाज़ करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये कभी वंडर बॉय आ जाता है, कभी स्ट्रीट मूवमेंट आ जाती है, फिर से हमें बताया जाता है कि जी अब नोटिफिकेशन हो गया अपोजिशन लीडर का, तो शायद मामलात आगे चल पड़ेंगे, कोई हुकूमत और अपोजिशन शायद यहीं पर इकट्ठी बैठ जाए। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। इसार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया कोई 5 महीने के बाद, और फिर खबर ये भी आ गई कि जनाब ये नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन के बाद हुआ है। सर, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर थे, नवाज शरीफ साहब को इंटरवेंशन की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो हंसी आती है मुझे पाकिस्तान के इस सारे निज़ाम के ऊपर, जिनमें शख्सियात इस सतह पे होती है कि पूरा निज़ाम एक तरफ चला जाता है, आइन एक तरफ चला जाता है, और शख्सियात की मर्जी और ताकत अपनी जगह चली जाती है। तो अगर यही बात थी तो मियाँ साहब ज़रा एक बयान भी दे दें कि मैंने डेमोक्रेसी की खिदमत करते हुए अचकज़ई को बनवाया है, या यही बयान दे दे कि ये 5 महीने का डिले मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ था। लेकिन इसार साहब, दूसरी जानिब भी तो इमरान खान साहब ही PTI और PTI ही इमरान खान साहब है ना उनके वर्कर के लिए, वहीं वहां पर भी तो मामला ऐसा ही नहीं है। तो वो केड़ा नचदे घूट कट देने, वो तो अगर है तो वो कहते तो कहें ये लोग भी कि भाई मियाँ साहब ने कराया है, तो मियाँ साहब एक दफा कह दे, छुप मतलब साफ छुपते, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। भाई अगर आपने इतनी बड़ी खिदमत की है डेमोक्रेसी की, तो आप कह दें कि मैंने की है, ताकि मैं भी जरा, मेरा भी दिल, वैसे ही मैं उनका बड़ा फैन हूँ। वो जब लंदन से आए थे तो वो मुल्क बचा लो नवाज शरीफ और गंगा को बहालो नवाज शरीफ, तो मेरे तो तब से उनके साथ अकीदत का रिश्ता है कि ये पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी वो कह रहे थे कि मेरे पास है। तो मैं अब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि मेरे अजीम लीडर वो मसाइल की कुंजी शहबाज शरीफ साहब को दे दो, जिन्होंने 4.5 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, इकोनॉमी संभाली है, मुल्क को आकर मेरे मुल्क को डिफॉल्ट होते बचा लिया उन्होंने। इसार साहब, तो डिफॉल्ट को लेके कौन गया था? मैं लेके गया था या आप लेके गए थे? नहीं, ये कर्जों की दलदल और ये मुआशी बदहाली मैं लेके आया हूं या आप लेके आए? तो जो बचा लिया। डिफॉल्ट क्या होता है? आए बाहर निकले मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं गरीब डिफॉल्ट जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं। एक सर्वे आया है जिसमें एक एवरेज जो हमारे 25% पाकिस्तानी है वो खते गुर्बत से, भूख से क्या नाम है लड़ने, यानी कि 6 करोड़ 7 करोड़ लोग। और मैं सर्वे पढ़ रहा था कि उसमें से एवरेज जो क्या कहते हैं 15 दिन में 1 अंडा खा सकता है, क्या नाम है, एक घर, ठीक है। 1 पाव गोश्त जो है ना बीफ का, वो 1.5 माह में खाते हैं। ये मेरे पास सर्वे पड़ा हुआ है और मैं नहीं कीता, या ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम सर्वे नहीं है जो कमरे में बैठ के करवा के कहा जाता है अखबार से कि छाप दो, ठीक है ना। आए मैं दिखाऊं खते, वो डिफॉल्ट किसे कहते हैं?
लोग खुदकशियां करते हैं, लोगों के पास क्या नाम है बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, उनकी बेटियां घरों में बैठी हुई बूढ़ी हो गई, उनके बच्चे स्कूलों से उठ के रेडियो पे और क्या नाम है चाय के ठेलों पे काम कर रहे हैं। और डिफॉल्ट किसे कहते हैं? डिफॉल्ट का मतलब अगर ये है कि उनके क्या नाम है बिजनेस बच गए, उनके सारे कारोबार आगे बढ़ गए, उनके क्या नाम है बैंक बैलेंस बढ़ गए, और ये डिफॉल्ट नहीं है, तो फिर मैं कह नहीं सकता। आए श्रीलंका का और हमारा मुआयना करने डिफॉल्ट मुल्क और हमारा पर कैपिटा इनकम उनकी कितनी है, हमारी कितनी है, उनकी खुशहाली कितनी है, हमारी कितनी है, जो डिफॉल्ट मुल्क और पाकिस्तान का मुआवजा कर लें आप। मुजम्मिल साहब, ये रिसेंटली आपने देखा होगा, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन होना, चले बहुत बहुत अच्छी बात है, मामलात आगे चलेंगे, बट एट द सेम टाइम एक खबर आ जाती है जेयूआई से, कामरान मुर्तज़ा साहब क्लेम करते हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी से महमूद अचकज़ई साहब को नोटिफिकेशन हुआ है, पीटीआई नॉमिनेट करती है, उनके एमएनए साइन करते हैं और इवेंचुअली नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होगा। देखें, सुनने में तो ये पीटीआई के लिए तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। जो पीटीआई का फॉलोअर है वो ये सोचेगा कि अच्छा, जिसने स्पेस बनवा कर देनी है खान साहब के लिए, अगर वो नवाज शरीफ की मर्जी से आ रहा है तो फिर एफर्ट का कितना ही फायदा होगा। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त समत में है। लेकिन बात यह है कि आपने सुना होगा महमूद खान साहब ने लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या गुफ्तगू की, सहाफियों से बात की, जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जाती उमरा मेरे अपने घर की तरह है। और आपको मालूम है कि वो पहले भी एक एलआई रह चुके हैं नवाज शरीफ जी। साहब के, एक ट्रस्ट था पहले। अच्छा, आयरॉनिकली फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो बहुत सी शख्सियात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में खड़ी हुई थी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कारगर हैं जी। और स्पेस बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। उसमें मुस्तफा नवाज साहब का नाम भी है। मोहम्मद जुबैर साहब कहाँ खड़े हुए थे, अचकजई साहब कहाँ खड़े हुए थे। आयरॉनिकली अब यही सब लोग जो हैं वो आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक भी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, बेशक नवाज शरीफ साहब की रजामंदी भी हो, ये कोई बुरा, इट्स नॉट अ बैड ओमन। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं अचकजई साहब आए, खान साहब भी चाहते हैं अचकजई साहब आए, तो इससे अच्छा क्या है। हम तो कहते ही हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो कोई कंसेंसस पैदा करें। अचकजई साहब की मुकम्मल एफर्ट, जहां तक मैंने बात की है लोगों से, कल रात भी मैंने गुफ्तगू की कुछ ऐसे लोगों से जो अचकजई साहब के बड़े करीब हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी मुकम्मल एफर्ट जो है वो ये है कि खान साहब की तरफ से ये गारंटीज ले लें कि अगर वो कल को जेल से बाहर आते हैं, उनको स्पेस मिलती है, तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि जितनी खान साहब की ऑपोजिशन है वो इसी बुनियाद पे है कि ये आदमी अगर जेल से बाहर आ गया हमें नहीं छोड़ेगा। तो अचकजई साहब के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन ये होगा कि अगर वो पीटीआई के मुखालिफिन को ये एक्नॉलेज करवा दें, अश्योर करवा दें कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनसे बात करें, उन्हें स्पेस दें, तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू। अच्छा मुजम्मिल, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ना कि महमूद खान अचकज़ई साहब हो जाएं, सुहेल खान अफरीदी साहब हो जाएं, इनको बज़ाहिर तो ये नजर आता था कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स के लिए इमरान खान साहब आगे लेके आ रहे हैं। अब जब ये बीच में एक नई खबर निकलती है नवाज शरीफ साहब वाली, तो महमूद खान साहब एजिटेशन के साथ जाएंगे या मफाहमत के साथ जाएंगे? अब देखिए, ये डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी चीज़ को फॉलो करती आई है, जो किसी दौर में आपको पता है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब किया करते थे कि पार्टी में दो पोल क्रिएट कर लो, एक मफामती पोल हो और एक मजामती पोल हो। अब पीटीआई के अंदर जो अचकजई साहब की जो तहरीक है, उसमें आप देखिए वो लाहौर आके उन्होंने कोई रैली निकालने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई चौक पॉइंट्स बंद करने की कोशिश नहीं की, कोई नारेबाजी नहीं की, कोई इनकलाब लाने की कोशिश नहीं की। जो उनका स्टाइल है, उन्होंने आके लोगों से एंगेज किया, गुफ्तगू की, मीटिंग्स की, लोगों से मशावरत की। तो मेरा ख्याल है कि वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स ना उनको इस मौके पर सूट करती है। वो सुहेल आफरीदी साहब को ही करनी चाहिए अगर तो करनी है, क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा पावर शो हो सकता है स्पेसिफिकली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। सुहेल साहब जब लाहौर आए, आपने भी देखा कितनी को स्पेस थी उनके पास। सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में स्पेस दी, लेकिन बाद में जिना ग्राउंड में क्या हुआ वो भी हमने देखा। जब तो बात यह है कि माहौल ये नहीं है। अचकजई साहब भी मेरा नहीं ख्याल कि एजिटेशन की तरफ जाना चाहेंगे। हाँ, ब्रेक थ्रू जो है वो बातचीत से होगा, और उसमें अगर तो इकोनॉमी वाला फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है। सुहेल बड़ाई साहब, मैं समझता हूँ कि यार लोग उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल ही हवा में बात करने वाले वो आदमी नहीं है। तो देर इज समथिंग कुकिंग, क्योंकि अगर मईशत डिलीवर नहीं करती तो फिर हमेशा से पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज जो है ना वो चीनी महंगी होने पर हुआ जी, था। वहां से स्टार्ट। 18वीं तरमीम करने के बाद पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग पे इलेक्शन हार गई थी। तो ये वो मुल्क है और ये खित्ता भी वो है जिसने कभी महंगाई को, इन्फ्लेशन को बर्दाश्त नहीं किया। तो अगर मईशत ना फिक्स हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता पीटीआई को स्पेस ना मिले। दे जस्ट हैव टू वेट एंड सी एंड ले लो।
पीटीआई को इस अगले 6-7 महीने में कोई गलती नहीं करनी, बाकी उनके लिए रास्ता खुल सकता है। सर आगे इससे थोड़ा चले तो अचकजई साहब के ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद कोई अभी रिसेंटली उन्होंने, आपको पता है, लाहौर में भी गुफ्तगू करते हुए साफियों से कहा कि अगर कहीं पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मामला चल भी रहे हैं तो आपको थोड़ी बताएंगे। सर अचकजई साहब एजिटेशन की तरफ जाएंगे या बैठकर कोई मामलात को हल हुकूमत और अपोजिशन को आसपास लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इमरान खान ने ना इस मैच में एक एंड से एक फास्ट बॉलर लगाया है जो गिट्टों पे गेंद मारता है या बाउंसर मारता है, ठीक है, वो सुहेल अफरीदी है। और जनाब अली उसकी बॉलिंग 150 के पर जा रही है। दूसरे एंड से उसने एक स्पिनर लगा दिया जिसकी लाइन लेंथ है, वो एक ही लेंथ पे गेंद किए जा रहा है, बैट्समैन को खिलाया जा रहा है कि ये आप खुद गलती करेगा। यानी एक अचकजई साहब है, वो एक अच्छे स्पिनर की तरह एक गेंद किए जा रहे हैं, एक तरह से वो है। आपने तय करना है कि आपने डील किसके साथ करना है। नहीं करेंगे तो 8 फरवरी वो सुहेल अफरीदी खड़ा है, और अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अचकजई मौजूद है। इल्ज़ाम ये है ना कि वो बाहर आके स्टेटमेंट उनकी फैमिली एक ऐसी दे देती है कि जिससे इंतशार बढ़ने का, या वो इदारों के सरबराहान के खिलाफ बात करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न के मुलाकातों की पाबंदी हम हुकूमती वजन ये है। भाई मैं देखे इसमें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं तो इस बार गेम का हिस्सा नहीं हूं कि जी शख्सियात के खिलाफ वो बात हो या ट्वीट हो, मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगा कि दीवानों किसी ना बात करे तो और करे दीवाना क्या, सियासी बात नहीं करेंगे तो वो और क्या बात करेंगे, मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब जेल में बैठ के उन्होंने क्या नाम है तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया था। पूरी सियासी जमातें आके उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करती थी जेल में। लेकिन सर रिसार साहब आपको याद होगा तब मरियम मरियम नवाज साहब का ट्विटर भी तो एक लंबे अरसे के लिए खामोश हो गया था ना, यहाँ पर ट्विटर खामोश ही नहीं हो रहा। तो फिर यही तो फर्क है मरियम तो इमरान खान इच भाईजान, तो हालात का भी फिर यहीं से फर्क हम आगे से निकाल पता नहीं ट्विटर हम निकाल ले। वो देखे ना, हमें जब भी ये तासुर बनता है कि जी डील होने लगी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसी ट्वीट कर देता है जिससे खराबी होती है। वो खुद नहीं चाह रहा बाहर आना भाई, वो अभी यहाँ पे अंदर बैठ के उसे ज़रूरत ही नहीं है बाहर आने की, वो आराम से बैठा हुआ है अंदर, जब उसे ज़रूरत होगी बाहर आ जाएगा। सर वो इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा कि पता नहीं वो कैसी गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब, वो लीक होगी तो लग पता जाएगा। वो अंदर बेचारे तंग मिर्जा साहब के अकॉर्डिंगली बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते। मैं ना मिर्ज़ा साहब का बड़ा, मैं उनका वो हूँ, फॉलोअर हूँ, और मैं उनकी रूहानी क़ुव्वतों का तो वैसे ही बड़ा मती हूँ। जिस तरह वो उन रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बने और बन के इमरान खान के बैरक में गए और उन्होंने सारा कुछ देखा ना, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकते थे वो, तो वो फिर रूहानी क़ुव्वत से कीड़ा बन के गए, उन्होंने देखा देसी घी चखा, उन्होंने कहा ये असली है नकली नहीं है। फिर उन्होंने सर सूंगा था, चक्का नहीं था साहब, उन्होंने सूंगा था सर। अच्छा, मेरे जैसा गरीब आदमी को तो मौका मिले देसी घी तो मैं सूंघूंगा नहीं, मैं तो चख ही लूंगा। नहीं वो साथ वाली बैरक में थे, उन्होंने सूंगा। सर साहब मैं पानी पीता मैं गोता आने लग गया सर ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। मैं तो यही समझा था कि वो शायद उन्होंने, नहीं सर वो तो कहते हैं कि दुआ करें कि ऑडियो लीक ना हो जाए वहाँ उस सारे मामले की, वहाँ के अंदर की जेल की। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये डर था कि कहीं उन्होंने देसी घी के पराठे को टुकना लगा दिया हो जिस तरह वो गए थे। नहीं वो सूंगा था क्योंकि बैरक साथ वाली थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया है साथ। आपने भी वो क्लिप सुना हुआ, उन्हें ना करो। उन्होंने कहते हैं कि मेरा साथ वाला क्लिप वो था, बैरक थी, जब वहाँ पे खाना पकता था तो खुशबू आती थी, क्योंकि इंजीनियर साहब खुद भी देसी घी का पराठा खाते हैं तो वो इस खुशबू को पहचान सकते थे। अब मुझे आप आज कहें ना कि देसी घी की खुशबू पहचानो तो मैं नहीं पहचान सकूंगा। शुक्र करें वो एक दरवेश आदमी है, उन्होंने अपनी बैरक से आवाज नहीं लगाई कि दे जा मौला तेनू अल्लाह खुश रखे, साढ़े गरीबों को भी एक प्याला सालन दा भेज दे। सर मैं एडा सीरियस सवाल पूछा, तुसी मेरा सवाल ही मजाक चुड़ाता है सर साहब, ऐसे ना करया करो। वो देखे ना, आलिम जब अपने आप को खुद मजाक बनवा रहा हो तो मैं क्या कह सकता हूँ यार। नहीं इंजीनियर साहब क्या जरूरत थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बड़ा तत्ते बयान आए नहीं कि भाई मुझे रिहा करो, मैं बाहर जाके ये सारी बातें जैसे कह होंगी ना मैं कर दूंगा, तो फिर सुन भी लें भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं मैं तो सिर्फ आपकी बात के आगे बात कर रहा था कि आप कहते हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते, लेकिन इंजीनियर साहब कहते हैं कि वो अंदर बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बड़े गुस्से में अंदर जेल। अच्छा बात यह है
कि अगर वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, वैसे तो मेरे अभी एआई का दौर है और बाज़ों का तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि मुझे असल नकल में पहचान मुश्किल हो जाती है। ये एग्री। कोई इस तरह की ऑडियो शाडियो अभी मुझे लगता है ये एहतमाम हो रहा है और इन्होंने माहौल बनाया है इंजीनियर साहब ने और उसको एहतमाम किया जा रहा है किसी चीज़ का। मेरी छठी हिस्साफती कहती है कि कोई किसी चीज़ का एहतमाम हो रहा है जो ये क्या नाम है, इंजीनियर नाम है ना इनका, क्या नाम है इंजीनियर इनका? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। इंजीनियर, हाँ हाँ हाँ, ये मिर्ज़ा साहब जो है, मैं मोहम्मद अली इतना अजीम नाम है कि मैं नहीं कहना चाहता उनसे मंसूब करके, तो मिर्ज़ा साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई माहौल बना रहे, उनकी रिहाई, उनका इमरान खान के बैरक के साथ बैरक में होना, फिर उनकी गैर महसूस अंदाज में रिहा होना, फिर बाहर आना, फिर बाहर आके एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू करना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी इमरान खान की ऑडियो वीडियो आएगी जिससे उनकी बात को तक़वियत मिलेगी। तो अब ये सार राणा साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो फरमा रहे थे कि जी इमरान खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे, वो खुद से चाहते हैं कि मैं जेल में बैठा हूं, बस ठीक है। और उधर से मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अभी जेल से होके आए हैं, उसी जेल से होके आए हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई है, अल्लाह ना करे कि वो ऑडियोज लीक हो जाएं जो इमरान खान साहब गुफ्तगू वहाँ पे करते हैं। तो डू यू थिंक वाकई इमरान खान साहब खुद जेल से बाहर नहीं आना चाह रहे? नहीं, ये राणा साहब हमारे सीनियर हैं, लेकिन इस पे मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिशियन, बी इट खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, कोई भी हो, अगर उसको एक रास्ता नजर आ रहा हो वो उसको सीज ना करे तो फिर वो पॉलिटिशियन होता ही नहीं है। सियासत इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आपको मालूम है कि भाई एक मेरे पीछे इतनी मैसिव फॉलोइंग है, मैंने उन सबको, उनकी जो सारी एनर्जीज है उनको डिप्लीट तो नहीं करवाना, एग्जॉस्ट तो नहीं करना अपने वर्कर को, कुछ ना कुछ बनवाना है उसका। ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्योंकि खान साहब का क्रिकेट के ज़माने से ना एक स्ट्रेटजी है, अपने मुखालिफ को, अपने जो अपोजिशन में आपके जो भी इंसान है उसको इतना प्रेशराइज करो कि ही कम्स टू योर टर्म्स ऑफ रूल्स, आपके टीओआरस के ऊपर वो आ जाए। अब जब किसी पॉलिटिशियन को कोई स्पेस नजर नहीं आएगी, उसे मालूम होगा कि ना मेरे से बात करने को तैयार है, ना मेरी पार्टी को स्पेस मिल रही है, मेरा इलेक्शन का निशान भी छीन लिया गया, 2 तिहाई अक्सरियत भी पार्लियामान के अंदर आ गई, एक एक करके यू नेम इट, कुछ भी नहीं बचा पार्टी के पास। सो हिज फ्रस्ट्रेशन विच इज विजिबल, बी इट ऑन ट्विटर और हिज पार्टी पॉलिटिक्स और अप्रोच, इज बिकॉज देयर इज नो वे। इट डज नॉट मीन कि अगर उनको रास्ता दिखाया जाए वो नहीं लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर उन्हें कहा जाए कि भाई आपको स्पेस देते हैं, आप बाहर आ जाइए और ये टर्म्स हैं, 1-2 साल इंतजार करें, 2028 में इलेक्शन करवा देंगे, आपको भी स्पेस मिल जाएगी, फिल वक्त जो है ये 1-2 साल गुजरने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ही विल रिफ्यूज इट एट ऑल। मसला ये है कि 26 नवंबर के बाद से कोई सीरियस राब्ता नहीं हुआ एज फार एज आई नो। उससे पहले हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन इससे बेहतर हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो यही है कि जी उससे पहले पख्तूनख्वा से आके लोगों ने जो ब्रीफिंग दी कि लाखों का रेला आ जाएगा, हुकूमत को बहा ले जाएगा, उसने मरवा दिए, उस पर ट्रस्ट किया उन्होंने और देख लीजिए क्या हुआ। तो फिलहाल देयर इज नो ऑप्शन इन प्लेस। लेकिन वो ट्रस्ट वाली कहानी तो गई ना, वो तो गंडापुर साहब तो गए, अब तो सुहेल आफरीदी साहब हैं, अब तो वो पैरेलल नहीं चल रहे, वो तो सिर्फ वन वे ही इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस पे ही चल रहे हैं। सो इज देयर समथिंग डिफरेंट दिस टाइम 8 फरवरी को लेकर? देखिए, फ़र्क सुहेल साहब में ऑब्वियसली है। अगर मैंने उनसे मुलाकात भी की, उनसे सवालात भी किए, उनकी अप्रोच बड़ी बेहतर लगी मुझे। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज ही टुक द क्वेश्चंस वेरी ग्रेसफुली। मेरा तो ख्याल था कि कोई नहीं सुनेगा इस तरह की गुफ्तगू को, लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ भी कंस्पिरेसी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। आपको पता है कि पीटीआई में नंबर 2 बनने की एफर्ट क्या आशर करती है पार्टी का। अगर आपको याद हो तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था और डेड इंड की मसाजिद 1000 बन गई थी अंदर जी, जिसमें जहांगीर तरीन कहीं खड़ा था, अलीम खान कहीं खड़ा था, और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पंजाब विफाक से लड़ रहा है, विफाक पंजाब से लड़ रहा है, केपी वाले अलग लड़ रहे हैं। तो पार्टी में नंबर 2 की जो बैटल है ना, वो विफाक से भी बड़ी बैटल है। तो सुहेल साहब अगर नंबर 2 बनने की कोशिश करेंगे, ही विल बी इन अ मैसिव ट्रबल। तो बेशक वो नौजवान के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल है, बट ही हैज शोन सर्टेन कन्विक्शन विच इज बेटर देन समबडी लाइक बुजदार और गंडापुर। लेकिन ये इनकलाब वाली जो बात है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये अपने वर्कर को मिसगाइड करने वाली बात होगी कि लोग बाहर आएंगे और ऑपोजिशन का तख्ता उलट जाएगा। पाकिस्तान में 3 कू हुए हैं, ब्लडलेस कू हुए हैं। यहाँ पर कोई जो है वो जमे गफीर इकट्ठा करने से हुकूमतें नहीं गिरा करती हैं। 126 दिन आप बैठे रहे डी चौक में, क्या क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं। तो बात यह है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ करना है तो खान साहब के साहबजादे हैं, उनको लेकर आए बाहर से,
वो पेशावर में आके लैंड करें, 10-15 लाख का जो है ना रेला उनके सामने खड़ा होगा, उनको अरेस्ट करते हुए भी 1000 बार सोचेंगे लोग। लेकिन उसके अलावा देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। हलीमा खान साहिबा कैन नॉट एग्रीगेट अ क्राउड ऑफ दैट सॉर्ट। ना ही सुहेल साहब को हम कह ले, बेशक वो पख्तूनख्वा में कर लेंगे, बाकी जगहों पे कर लेंगे, पीपल डू नॉट वांट टू रिस्क इट। पोस्ट 9 मई पाकिस्तान में एजिटेशन की स्पेस लोगों को मालूम है कि हमारे लिए नहीं है। हाँ, वोट लोग डाल देंगे, आउट ऑफ द वे जाके लोगों ने वोट दिया, आगे भी देंगे, लेकिन मारे नहीं खाने आएंगे। अब नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सर, ये वंडर बॉय के ऊपर आपने आगे से फर्दर एक और इस्तेलाह निकाल दी, थंडर बॉय। आपने वो अफरीदी साहब के लिए कह दिया कि जनाब ये थंडर बॉय हैं। पहले वंडर बॉय तो हमें बताएं कौन है, कब आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, पहले वंडर बॉय के बारे में तो हमें बताएं कौन है। मेरा ख्याल है कि वंडर बॉय आए ना आए, जो क्या नाम है फ्लंटर बॉय आया ना, उसी से काम चलेगा। और अब क्या ये कहते फ्लंटर हैं, बॉय क्या है सर, केड़ी अंग्रेजी है? इसलिए- मतलब मैंने तो ये अपने साथी करियर में ये लफ्ज आपसे के मुंह से आज सुन रहा हूँ, फ्लंटर बॉय। देखो यार, मेरी ना इंग्लिश में कंपार्ट थी, तो मैं तो ऐसे मिलू के लफ्ज बोलता हूँ। तो मुझे लगता है कि फ्लंटर बॉय जो है ना, उससे काम चलेगा। और फिलहाल वंडर बॉय का कोई, हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं राय साहब जी, अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो फिर कुर्बानी का बकरा तो एक होगा, ओके। और उस कुर्बानी का बकरे को तो पेश किया जाएगा। क्योंकि अगर 8 फरवरी से पहले मोमेंटम वाकई सीरियस हो गया तो फिर एक कुर्बानी जरूर होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च से पहले पहले होनी। एसएम तनवीर की जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो एफआईआर थी एक्चुअली इस हुकूमत के ये खिलाफ। ठीक है उस पे। और जब सनतकार बोल रहे होते हैं ना, तो समझ लें कि कोई बात जरूर है। और ये बलबा किसी एक पे गिरना है, मुआशी बदहाली का, सियासी अदम इस्तेहकाम का, बयानिए की नाकामी का, ये किसी एक पे बलबा गिरेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो सुहेल अफरीदी साहब की आप बात कर रहे थे, इसको इसार राना साहब तो कहते हैं वो थंडर बॉय हैं, इज नॉट इवन वंडर बॉय, इज थंडर बॉय। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब वंडर बॉय कहाँ से लेके आ रहे हैं? इवन पीएमएलएन पूछती फिर रही है। मैं अगले दिन देख रहा था उनके एक वफाकी वजीर का इंटरव्यू कि यार ये वंडर बॉय ने आके करना है, हमें बताओ, हम वो कर देते हैं। और वही वंडर बॉय फिर मईशत पे ही, इकोनॉमी पे ही, इज इट गोइंग टू बी फाइनेंस मिनिस्टर, इज इट गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर? व्हाट डू यू थिंक कि ये वंडर बॉय कौन है? देखें, इस पर मैंने भी ख्वाजा आसिफ साहब से जब पूछा ना कि कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग चाहिए, पीएचडीज चाहिए, तो उन्होंने कहा कि असी भी कोई घट पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, खालिद हमने साहब भी भी कुछ बैंकर है तालीम ना, हासिल बैंकर की। रहे हैं खालिद साहब भी। उन्होंने कहा जी हमने भी तालीम हासिल की हुई है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उससे इस्तेफादा किया जाए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर देखें, इस करंट शहबाज सेटअप से 2 मसले हैं बड़े, जो कि मैंने भी जाके जो फेडरल मिनिस्टर्स 2-4 हैं उनसे बातें की हैं। पहला मसला ये है कि नैरेटिव के मैदान में बिल्कुल साफ है, हुकूमत खाली, दे आर नोवेयर टू कम्पीट। पीटीआई सोशल मीडिया देख लें, बाकी देख लें, क्या वजह है राय साहब के डीजीआईएसपीआर को बजाते खुद आके एक एक ट्वीट का जवाब देना पड़ता है? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इज नॉट डूइंग व्हाट इट कुड हैव डन। तो एक तो नैरेटिव की स्पेस है कि भाई गिला ये है कि अच्छा आपको सेटअप भी मिला हुआ है, 2 ताई अक्सरियत भी दे दी, पंजाब भी आपको मिला हुआ है, बयानिया तो किथे है, वहां वो किधर गया, उसको कब बनाना है आपने? दूसरा ये है कि आगे की फाइनेंसिंग का क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान में अगले 2 साल की फाइनेंसिंग ना हो तो प्राइम मिनिस्टर की जॉब हमेशा खतरे में होती है। खान साहब के दौर में भी यही हो रहा था, बैंकरप्सी के करीब जा रहे थे, रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे थे, पोस्ट कोविड पाकिस्तान में माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बात यह है कि आगे के लिए एक तो रेवेन्यू और दूसरा ये इशू है। अब इसमें देखें, कोई भी अपने सर पे किसी का फेलियर नहीं लेता। ये जो लोग तज्जिए करते हैं ना कि अगर फैज साहब आ जाते तो खान साहब 10 साल रह जाते, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अपने सर के ऊपर किसी का कोई फेलियर नहीं लेगा। अगर कोई सेटअप नहीं परफॉर्म कर रहा, दे हैव टू गो होम, और यहाँ पर हमेशा यही हुआ है। तो गवर्नमेंट के लिए ये है कि एक तो बयानिए वाला तो ऐसे ही रहेगा, वो हमें पता है कि इनके पास नहीं है, वोट को इज्जत दो होता था किसी दौर में अच्छे वक्तों में, अब वो भी नहीं रहा। तो अब फिल वक्त ये है कि अगर फाइनेंशियली दे कीप पाकिस्तान अफ्लोट, और बेशक वो आईएमएफ हो या बाकी चीजें हो, क्योंकि एक सीरियस थॉट ये थी कि अगर पाकिस्तान चाहे तो इस स्टेज पे भी आईएमएफ को अबैंडन कर सकता है। हाँ, इंटरनेशनल पार्टनर से गारंटीज लेकर आए, बाकी चीजें करें, लेकिन ये चीज है कि एक इकोनॉमिस्ट जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं उनको वापस लाने की बात मैंने सुनी है कि हो रही है।
2-4 और लोग हैं जिनको टेक्नोक्रेटिक मिनिस्ट्रीज देने के हवाले से बातें हुई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट प्री मेच्योर डिस्कशंस हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी मालूम है क्यों, मार्च तक। फेयर इनफ। अच्छा सर, आपकी उम्र 25 साल से ऊपर हो गई है अभी ये सार साहब के नहीं, तो या 25 से छोटे हैं अभी? मेरा ख्याल है कि तय ये किया गया है कि 18 साल की उम्र के तमाम लोगों को समुद्र में फेंक दिया जाए। नहीं उनसे सर, मैं उनके तो वोट ही के लिए जमहूरी पूछ रहा आईनी था ना हकूक आपसे कि छीन अगर लिए आपकी जाएं। मेरी तो 25 से ऊपर होगी, मैं तो वोट डाल सकूंगा फिर भी, अगर ये कल को ये अमेंडमेंट आती भी ऐसी तो मैं क्या, मैं आपसे भी पूछ लूं कि आपकी उम्र 25 से ऊपर होगी? नहीं नहीं, लेकिन जो 50 साल के लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल है जहनी, उनका क्या करेंगे जो बड़े ही नहीं हुए? सर वो वोट जो डालेंगे भी? 1980 से सियासत कर रहे हैं और वो बड़े ही नहीं हुए, वो वहीं के वहीं खड़े हुए, बड़े होने को तैयार ही नहीं है। और इससे बड़ा खौफ क्या हो सकता है यार? आप यार इतने खौफजदा हैं, इतने खौफजदा हैं, आप 25 पे आ जाएंगे, फिर 30 पे आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे 40 पे आ जाए, फिर कहेंगे कि छठो वोट ही छठो जी बस, अब जैसे चल रहा है वैसे चल। यानी इतने खौफजदा हो गए आप एक बंदे से। आप तो वो कह रहे हैं कि मतलब खत्म वो तो, आप कभी कुछ कर रहे हैं, उस जितनी कानून साजियां हैं वो एक बंदे को आप घेरा डालने के लिए कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जी वो अंदर फ्रस्ट्रेट है और वो जनाब अली बहुत उसकी ऑडियो सामने आ जाएंगी। वो एक बंदा अंदर बैठा हुआ, उसने सबको फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। सर मैंने ये सवाल पता है क्यों पूछा, जब ये खबर फिर आप कह हमारे रहे हैं। दोस्त और आपके दोस्त मुनीफ फारूक साहब ने भी जब ये खबर दी तो मैंने थोड़ा इस पे काम कर रहा था आज सुबह ही। बरतानिया में सर अगले इलेक्शन में वो प्लान कर रहे हैं कि वो वोटर की एज 16 साल कर दें, 2 साल मजीद कम कर दें। हम बरतानवी डेमोक्रेसीज या अमरीकी डेमोक्रेसीज की मिसालें देते हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी आपको पता है ना रिसेंट जो राइट्स हुई बरतानिया के अंदर, तो उसकी भी पाकिस्तान में मिसालें दी गई कि देखें जिन्होंने फौरन इंसाफ किया, फौरन उन्होंने सजाएं दे दी वहाँ पे। तो सर ये मिसाल में मुझे आपको क्यों नहीं दी जाती कि यार वहाँ पे 16 साल उम्र करने जा रहे हैं वो लोग, हम प्लान किया जा रहा है कि हमारे साफियों में ये पैगाम रसानी कर रहे हैं कि 18 से बढ़ाकर 25 करने जा रहे हैं। देखें बात यह है कि ये ना बड़ा जो वो कह रहे हैं होना होना कुछ नहीं है ऐसा यार, इतना भी नहीं। अब क्या नाम है, अल्लाह माफ़ करे, वक्त बुरा आ गया यार कि हम पूरी दुनिया को ये बताने अलान बताने लग जाएंगे कि हम एक शख्स से खौफजदा होकर पाकिस्तान के आइन का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और छोड़ें ये बरतानिया अमेरिका ये वो सारा कुछ, मैं तो अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि क्या हम पहले आपने एक पार्टी का निशान छीना, फिर उसकी शनाख्त छीनी, फिर उसको इलेक्शन लड़ने से रोका, फिर उसके बंदे उठा लिए, उसके बावजूद वो जीत गए। फाइनली इसार राना साहब तो 25 साल से ऊपर के हो गए, मैं भी 25 साल से ऊपर का हो गया। आप 25 से ऊपर के हो गए? जी जी, मैं तो हो गया हूँ जी। वोट पा सकते हो फिर तुसी भी? क्या जरूरत पेश आ गई? ये बहस भी क्यों स्टार्ट होगी कि 18 से 25, ब्रिटेन 18 से 16 पे जा रहा है, वो 2 साल और कम कर रहे हैं वोटर की एज को, हम 18 से 25 पे जा रहे हैं। 25 के छोड़े 50 पे भी चले जाएं, कोई इम्पैक्ट होगा, कोई डिफरेंस होगा? देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं द वोटर्स डू नॉट काउंट, द काउंटर्स डू। या तो बात ये है कि हमने 18 देखा वो साल 8 वाले वोट फरवरी डाल- 2024 को हमने देखा वो। एग्जैक्टली तो आप देखें 18 साल वालों ने जो वोट डाला उसको मान लिया जो 25 वालों को मानेंगे। एग्जैक्टली। तो बात एज लिमिट की भी चले, ठीक है, वो आइडियली तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का एक लॉ है कि 18 साल एक एडल्ट एज है जिसके बाद एक शहरी को अपनी जिंदगी का फैसला करने, जाती जिंदगी का, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का, आइडियोलॉजी का फैसला करने का हक होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आएगी किस कानून के तहत ये होता है, बट इन द लैंड ऑफ द प्योर एवरीथिंग इज पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली। 27वीं तरमीम में जो कुछ हुआ हमने वो भी कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया। तो ये चीज़ है कि अब जो चीज़ें हो चुकी हैं इसके बाद हम रूल आउट तो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ही एब्सर्ड है कि किस बेसिस के ऊपर ये चीज़ होगी। क्या आप ये केस खड़ा करेंगे कि नहीं 18 साल में एक इंसान मैच्योर नहीं होता? तो भाई यहाँ तो जो मेजॉरिटी ओवरसीज बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया को जाके इंटरव्यूज देते रहे हैं वो 50-50 साल के हैं सारे। दूसरा ये है कि पिछली पार्लियामेंट की एवरेज एज 52 ईयर्स थी। आपके सारे सेनेटर्स, आपके सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो 50+ हैं मोस्टली। तो फिर उन्होंने क्या कर लिया 70 सालों में जो 25 साल का बंदा कर लेगा? तो बात ये है कि लॉजिक कोई नहीं है इसकी। मेरा तो ख्याल है रूमर है, सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सार साहब, आप जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सेगमेंट देखा। नाजरीन,
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे मुजम्मिल साहब की इस गुफ्तगू से अग्री करना पड़ेगा कि यार रूमर ज़्यादा लगती है, लेकिन जब मुनीफ फारूक साहब हमारे भाई कुछ चीज़ कोट कर देते हैं तो फिर उसको हमारे मीडिया के सर्कल्स में बहुत सीरियसली लिया जाता है कि यार अगर मुनीफ साहब कह रहे हैं तो देयर इज समथिंग सीरियस। लेकिन एक डिबेट जिस तरह चल रही है, डिबेट की हमने भी की कि अगर ऐसा होता है कि 18 to 25 वोटर की एज हो जाती है, अचकज़ई साहब अगर मफामत की ट्रैक पे आ जाते हैं, तो क्या वाकई में चीज़ें, ये अचकज़ई साहब वाले स्पेशली एंगल के ऊपर, क्या वाकई में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? तो लगता है कि कुछ डेवलपमेंट्स हो भी सकती हैं, लेकिन मुजम्मिल साहब की खबर या उनकी इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई गारंटीज़ अपोजिशन जो चाहती है, अपोजिशन की जानिब से, मतलब इमरान खान साहब की जानिब से जो हुकूमत चाहती है कि मामलात को कूल डाउन भी किया जाए, कि अगर कल को रिजीम चेंज होता है तो हमें कुछ ना कहना वाली कहानी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आते हैं तो आटे की कीमतें, गंदम की कीमतें, बेसिकली फार्मर की हालत है, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ज़रा इस सेगमेंट में बात करते हैं किसानों के मसाइल और उसके साथ जुड़े आपके और मेरे डेली यूज़ का आटा जो है उसकी कीमतों में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रही है। ये मामला तो खैर पुराना है, आए दिन फ्लोर मिल्स जो हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, कभी गंदम की नकलो हमल पे, कभी आटे की कीमतों पे, कभी वीट की प्राइसेस के ऊपर के, क्योंकि वीट मिलेगी तो आगे से आटा बनेगा। लेकिन रूट कॉज क्या है, ज़रा उस पर बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट वीट ओनली। इस दफ़ा हमारे जो किन्नू की फसल के साथ, ऑरेंज के साथ हुआ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि बॉर्डर्स की सूरत हाल ऐसी थी। मछली में भी मेरे सुनने में आया कि इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते रहे, चैलेंजेस आते रहे। तो किसानों की ज़रा ओवरऑल हालत पे बात करते हैं, इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब खालिद हुसैन बाट साहब ने, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। बाट साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने सर, किसानों की भी आवाज़ सर सुना सर। थैंक यू बाट साहब जरा स्टार्ट करते हैं आटे की कीमत से, जरा फिर इसको सीक्वेंस बनाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। ये आजकल फ्लोर मिल्स की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब जो हमें गंदम मिल रही है वो कम मिल रही है, उसकी हमें कोई 25 टन डेली चाहिए और 7 टन गवर्नमेंट की जानिब से मिल रही है। सर वो लोकली भी तो खरीद रहे थे, और गंदम का रेट आजकल चल क्या रहा है मार्केट का जरा? देखें जी, इस टाइम जो गंदम का रेट बलूचिस्तान में है वो 6,000 रुपए मन है, सिंध में 5500 है, और इसी तरह पंजाब भी अभी आज जो है ना 5,000 के मन के करीब गंदम का रेट चला गया है। और यही गंदम जो हमसे खरीदी गई वो 1,800 रुपए मन गंदम खरीदी। और अब आपने सुना होगा कि पिछले दिनों पास्को कह रहे थे कि सूबाई गवर्नमेंट पंजाब कह रही है कि हम पास्को से गंदम 4 लाख मैट्रिक टन खरीद रहे हैं। तो पास्को ने वो गंदम 4,000 मन खरीदी है किसानों से, 2022 वाली 23 वाली। तो अब 4,000 मन पास्को से खरीद के और वो आटा देंगे, रोटी देंगे, तो फ्लोर मिल वाले तो सही कह रहे हैं कि फिर आटा रोटी कैसे सस्ती मिलेगी आपको, जब गंदम का रेट ही 4,000 से 5,000 रुपए मन होगा। तो रोटी सस्ती नहीं मिल सकती फिर आपको। और अभी 4 महीने बाकी हैं हमारी गंदम आने को, और इस जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो हमारी काश्त कम है, उससे भी गंदम जो हमारी आ रही है वो एवरेज या पैदावार वो हमें लग रहा है कि वो नहीं आ सकेगी। अच्छा खालिद भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं बात करता हूँ तो जो हमारा ऑरेंज फार्मर था, जो बाग वाले थे, वो भी यही सरगोदा रीजन के, वो भी लोग यही कह रहे हैं कि यार रेट नहीं मिला। मेरा जो मछली का फार्मर था वो भी कहता है कि रेट नहीं मिला। इस दफा वीट का भी फार्मर, वजूहात क्या बनी, प्रॉब्लम क्या हुई, ये बॉर्डर्स वजह बने या क्या वजह बनी? बिल्कुल जी, इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में किन्नू जिस तरह हमारी सप्लाई लाइन थी या जिस तरह हमारा जाता था, इस साल वो हमें रिजल्ट नहीं मिले, जबकि किन्नू की फसल बहुत अच्छी हुई है। दूसरा, इसी तरह हमारी जो है आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। दोनों, एक तरफ सरगोदा, ये पूरा हमारा जो डिवीजन था, किन्नू की फसल बहुत अच्छी थी, और इस तरह साहिवाल, ओकाड़ा और ये 3 डिवीजन जो मुल्तान तक जो है ना, आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से ना आलू को मार्केट मिल सकी और ना किन्नू को बाहर की मार्केट मिल सकी, और ना ही गवर्नमेंट इस लेवल पे काम किया कि देखिए आलू हमारे साथ ज्यादा काश्त हो गया है, लोगों ने गंदम काश्त नहीं की या दूसरी फसल काश्त नहीं की, तो हम इसको मार्केट करें या इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं। जो आप डॉलर बाहर भीख मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, अगर किन्नू और आपका सिर्फ हमारा जो आलू बाहर चला जाता तो आप अरबों डॉलर की मद में आप पैसे ला सकते थे, तो उससे गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होना था। लेकिन बदकिस्मती से हमें समझ नहीं आती कि हम मुल्क को तरक्की किस तरफ लेके जा रहे हैं। जो चीजें हम बाहर दुनिया को भेज सकते हैं वो एग्रीकल्चर है, जिसमें किन्नू हो गया, आम हो गया, हमारे चावल हो गया, सब्जियां हो गई, आलू हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पिछले साल हमारे पास प्याज इतना ज्यादा काश्त था कि वो फिर रहा था, कोई उसको लेने वाला नहीं था। सब्जियां हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा इदारा नहीं है गवर्नमेंट के पास, जो एग्रीकल्चर या इरिगेशन की मिनिस्ट्री है, वो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रही
जबकि पाकिस्तान को इस टाइम ये जरूरत है। अब देखे कॉटन अब इन्होंने 2 से 3 अरब डॉलर की बाहर से मंगवा ली है और पाकिस्तान का किसान रुल रहा है, उसको 6,000 रुपए रेट मिला है। बाहर से कॉटन अमेरिका और ब्राजील से कॉटन आ रही है, तो ये किस तरह ज़राअत चलेगी जिसकी इकॉनमी जिस 70% जो ज़राअत जो मुल्क की ज़राअत पर चल रहा है, उस ज़राअत की मैं तो अभी 8 फसलें देख चुका हूँ ये 2 साल में। ना हमें सब्जी में कुछ बड़ा, आपको पता है भिंडी 12 रुपए मन बिकी है, गोभी जो है ना वो अभी तक फिर रही है। इसी तरह आज आलू हमारे पास कोई फ्री में ले रहे हैं, रिश्तेदार भी तंग आ गए, बेच के हमने बोरियां, उन्होंने कहा बस करो आलू क्या कर रहे हैं। तो मसला ये है कि कोई फ्री लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बात ये है कि इतने मुश्किल हालात में जो चीजें आपको डॉलर की मद में पैसा ला के दे सकती थी, किसान खुशहाल होना था, मिडिल मैन ने खुशहाल होना था, गवर्नमेंट को डॉलर की मद में पैसे आने थे, लेकिन किन्नू इसी तरह किन्नू है। किन्नू अगर आप गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जिस तरह कहते हैं कि हमारे आजकल सफारती तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं दुनिया में, तो सफारती तल्लुकात में उसका क्या फायदा जब आपने उस सफारती तल्लुकात से मुल्कों से फायदा ही नहीं ले सके। तो फायदा क्या लेना है कि हमने अपनी चीजों को बाहर भेजना है और बाहर से हमने जरा मुबादले की सूरत में डॉलर कमाना है। फाइनली मुझे ये फरमाए कि आपको कुछ अपडेट है आप इस पे मछली की मार्केट के ऊपर भी, कि मछली का रेट भी बहुत अच्छा नहीं रहा इस साल, वो भी एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हुई हैं। जी बिल्कुल, मछली का क्योंकि वो भी हमारे फार्मर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी जमीनों पे हमारे डेयरी फार्म जो फिश फार्म है, सॉरी मछली, इसलिए कि देखें हम बाहर की दुनिया में जैसे हमारे दुबई में लोगों के वीजे नहीं जा रहे हैं, लोग जा नहीं रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, मार्केट को पकड़ नहीं सकते। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, मैंने आपको पहले बताया है कि एक वाहद ज़राअत है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है और खुशहाली का फार्मर भी खुश होगा, मेरा मुल्क भी खुशहाल होगा। आप मुझे कोई इंडस्ट्री लगा के देखे, उसमें इतनी बिजली महंगी है कि आप इंडस्ट्री की चीजें बाहर भेज के जरा मुआवजा कमा सकते हैं। सिर्फ ज़राअत है जो 6 महीने की फसल है, जिसमें हमारी हर तरह की फसलें हैं, तो उसमें हम डॉलर ला के दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसानों को कहीं तक रसाई नहीं, बल्कि अगर एहतजाज निकाल देते हैं गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बल्कि किसान माफिया कहा जाता है। मैं हैरान हूँ, हमें मरीम साहब आपसे क्या लड़ाई है? हम कोई किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो 70% आबादी है उधर में इंडस्ट्री नहीं, छोटे शहरों में किसान अपनी ज़राअत पर डिपेंड कर रहा है। 2 साल से उसको किसी फसल का रेट नहीं मिला, बल्कि सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां अल्लाह गवाह उसमें भी अभी तक कोई काम नहीं हो सका। खालिद भाई थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।